अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोसाइंस रिलेटेड से इंपॉर्टेंट बीसीक्यूज़ के बारे में। बेसिकली जेएसएमयू मॉड्यूलर एग्जाम हम सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट बीसीक्यू, व्हिच टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज शिज़ोफ्रेनिया क्लासिफाइड इनटू। बेसिकली शिज़ोफ्रेनिया एक थॉट डिसऑर्डर होता है, सो द आंसर वुड बी सी। अब इसे थॉट डिसऑर्डर क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि इसमें आपका बिहेवियर, आपकी जजमेंटल एबिलिटी और एबिलिटी टू इंटरप्रिटेट रियलिटी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना अफेक्ट हो रही होती हैं कि आपको रियलिटी में और फिक्शनल में जो है डिफरेंस करना नहीं आ रहा होता। आप बहुत सारी चीज़ों को अज्यूम्स कर रहे होते हैं लेकिन वो परसिस्ट नहीं कर रही होती इन रियल। साथ ही साथ इसमें होता क्या है, ये आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होता है। जो आपके पास डोपामिन और सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनकी एक्सेस अमाउंट मिल रही होती है इनमें। और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं आपके पास दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव होते हैं उनमें हैलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स एंड इल्यूजन्स आ जाती हैं, जबकि जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं उसमें आपके पास क्या होता है कि पॉजिटिव आर बेसिकली डायग्नोस्टिक फॉर शिज़ोफ्रेनिया एंड नेगेटिव सिम्टम्स जो होते हैं उसमें जैसे कि आपके पास ब्लंटेड इमोशंस, लैक ऑफ फीलिंग ऑफ प्लेजर, ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन, ये वो आपके पास सिम्टम्स होते हैं जो कि किसी और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में भी मिल सकते हैं। सो आपने शिज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड डिल्यूजन, हैलुसिनेशंस और इल्यूजन जैसे सिम्टम्स को अच्छे से याद रखना है, जो कि इसके डायग्नोस्टिक सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, थोड़ा डिटेल बताने का मकसद ये होता है बिकॉज ये जो टॉपिक्स आपके पास बीसीक्यूज़ में आए हैं मॉड्यूलर एग्जाम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट सिनारियो या उनकी ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सेम बीसीक्यू रिपीट हो। सो पूरी बात बताने का मकसद ये होता है कि आपका जो है वो टॉपिक कहीं ना कहीं थोड़ी हद तक रिवाइज हो जाए। देन उसके बाद मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट PCQ, दैट टू विच कैटेगरी ऑफ बार्बिचुरेट्स इज सीकोबार्बिटॉन इज क्लासिफाइड। बेसिकली जो बार्बिचुरेट्स होते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स, बार्बिचुरेट्स, दीज आर एंजियोलाइटिक सेडेटिव ड्रग्स। ये जो होते हैं इसमें आपके पास क्लासिफिकेशन होती है इन थ्री: अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग। जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होती हैं दैट इंक्लूड थायोपेंटिल, जबकि जो आपके पास लॉन्ग एक्टिंग होते हैं वो फिनोबार्बिटल को इंक्लूड कर रही होती है। और शॉर्ट एक्टिंग में दो ड्रग्स आ जाती हैं, सीकोबार्बिटल एंड फिनोबार्बिटल। सो द आंसर वुड बी डी, कि जो आपके पास सीकोबार्बिटॉन है ये शॉर्ट एक्टिंग है। Then next we have which terminology is used to refer to the inflammation of the pia and arachnoid matter. Basically pia and arachnoid matter को normally भी leptomeninges कहा जाता है, और जब इन meninges की inflammation हो जाए so that is known as leptomeningitis. So the answer would be D. जो आपके पास पैची मेनिनजाइटिस होता है ये आपके पास ड्यूरा मैटर की इन्फ्लेमेशन को कहा जा रहा होता है। साथ ही साथ जो मेनिंजोसीमिया होता है या निजेरिया मेनिनजाइटिस की जो बेसिकली डिसमिनेटेड इन्फेक्शन को कहा जाता है। सो इसका आंसर क्या है? डी, लेप्टोमेनिनजाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पाया एंड अरेकनॉइड मैटर। The next we have which is the commonest cause of neural tube defect. Basically during pregnancy जो आपके पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें आपके पास एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, सारे सिस्टम्स आपके पास बन रहे होते हैं। सो इस ट्राइमेस्टर में हर प्रेग्नेंट लेडी को कहा जाता है कि वो फॉलिक एसिड्स लें। बेसिकली फॉलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम पर डे विल रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। सो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स अगर किसी में होता है वो इस वजह से होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी। सो द आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट वी हैव क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया इंडिकेट्स लीजन ऑफ। बेसिकली क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया का दूसरा नाम होता है ऑल्टरनेट हेमिप्लेजिया। यह आपके पास शो कर रहा होता है कि आपके पास कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लेजिया हो रहा है, कॉन्ट्रालैटरल एक्सट्रीमिटीज़ आर अफेक्टिंग। नाउ जो आपके पास फाइबर्स, अपर मोटर न्यूरॉन फाइबर्स जो होते हैं वो डिकसेट करते हैं एट द लेवल ऑफ ब्रेन स्टेम। सो जब ब्रेन स्टेम पे लीजन होगी ना तो वो कॉन्ट्रालैटरल साइड को अफेक्ट करेगी। सो द आंसर वुड बी ए, ब्रेन स्टेम, दैट इज द साइट वेयर लीजन विल लीड टू द क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया और ऑल्टरनेट हेमिप्लेजिया। नेक्स्ट वी हैव अ केस सिनारियो. A 45-year-old male known case of hypertension comes to the neurology OPD with the complaint of ear pain followed by facial weakness. On examination, he has right lower motor neuron type facial weakness with hyperacusis on the left. Rest of the neurological examination is unremarkable. Which is the most probable diagnosis? So this is most likely facial nerve palsy. बेसिकली फेशियल नर्व पैल्सी जो होती है उसकी जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है वो बेल्स पैल्सी होती है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इट इज़ कि आपके पास हाइपर एक्यूसिस क्यों हो रहा है। बेसिकली फेशियल नर्व आपके पास स्टेपिडियस मसल को भी सप्लाई कर रही होती है। दैट्स वाई जब आपके पास फेशियल नर्व पैल्सी होती है तो हाइपर एक्यूसिस होता है। नाउ
अब आपके पास राइट लोअर मोटर न्यूरॉन पैल्सी होती है। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ फेशियल नर्व पैल्सी, अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। जब आपके पास अपर मोटर न्यूरॉन पैल्सी होती है तो आपके पास उसमें कॉन्ट्रालैटरल साइड का सिर्फ लोअर पार्ट ऑफ द फेस अफेक्टेड होता है, जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन पैल्सी में इप्सिलैटरल साइड का कंप्लीट वन साइडेड फेस अफेक्ट हो रहा होता है। नाउ द थिंग इज़ दैट वाई दिस राइट साइडेड, हालांकि जब राइट लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है तो राइट साइड का पूरा फेस इन्वॉल्व होगा, तो जो हाइपर एक्यूसिस है वो लेफ्ट साइड पे क्यों हो रही है? बेसिकली फेशियल नर्व जो होती है वो आपके पास ऑडिटरी पाथवे के साथ इन क्लोज अप्रॉक्सीमेटली जा रही होती है, बड़ा क्लोज रिलेशन होता है इसका। होता क्या है कि जब ब्रेन स्टेम के लेवल पे ये ऑडिटरी पाथवे डिकसेट करता है तो वहीं पे फेशियल नर्व डैमेज जो होता है वो आपके पास ऑल्टरनेट यानी कॉन्ट्रालैटरल साइड को भी अफेक्ट कर सकता है। दैट्स वाई इसमें राइट फेशियल नर्व पैल्सी लेफ्ट हाइपर एक्यूसिस कॉज करवा रही है। सो द मोस्ट लाइकली द आंसर इज बेल्स पैल्सी। Next, we have which drug toxicity is likely to increase if it is administered with thiazides and NSAIDs. Basically, the answer is lithium. लिथियम जो होती है ये आपके पास वो ड्रग ऑफ चॉइस है जो कि आप देते हैं सिर्फ बाइपोलर डिसऑर्डर्स में, क्योंकि इसकी जो होता है थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत लो होता है, तो आप इसको बहुत रेयरली यूज़ करते हो और बहुत प्रिकॉशनली यूज़ कर रहे होते हो। ना द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि आपके पास कुछ ड्रग्स ना इसकी क्लियरेंस को बहुत अफेक्ट कर रही होती हैं। वो ड्रग्स जो कि इसकी क्लियरेंस को बढ़ाती हैं डैट इंक्लूड कैफीन एंड थायोफाइलिन। वो ड्रग्स जो कि इसकी क्लियरेंस को कम करेंगे जिसकी वजह से इसकी बॉडी में लेवल्स बढ़ जाएंगे डैट इंक्लूड डैड के निमोनिक से आप याद रख सकते हैं, जिसमें आप एन को खुद बाद में याद रखना होगा। डैड में आ जाता है कि डिहाइड्रेशन, एस इनहिबिटर्स एंड डायूरेटिक्स, जिसमें आपके पास थायराइड एंड लूप डायूरेटिक्स आ जाते हैं। और उसके बाद एनसिड्स आपके पास अदर्स ड्रग्स होती हैं जो कि इसकी बेसिकली क्लियरेंस को डिक्रीज़ कर रहे होते हैं और डायरेक्टली इंक्रीज़ करते हैं टॉक्सिसिटी लेवल्स को। लिथियम जो होता है ये आपके पास मैंने जैसे बताया बाइपोलर डिसऑर्डर्स में देते हैं, टेट्रोजेनिक होता है और कौन सी डिजीज़ करवा सकता है ये आपके पास कार्डियक एनोमलीज करवा सकता है इन फीटस। Next, we have in which of the following disorder there is increased risk of suicide? So the answer is severe depressive disorder. Basically जो आपके पास डिप्रेशन एक डिजीज़ है जिसमें पेशेंट ऐसे गिल्ट, ऐसी लो एनर्जी, मतलब उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उसका मूड बिल्कुल डिप्रेस्ड है, वेट लॉस्ट हो रहा है, डिक्रीज्ड एपेटाइट है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई खुशी नहीं है, थकावट फील कर रहा है, फटीगनेस है, नींद नहीं आ रही। अब नींद नहीं आएगी तो पेशेंट बहुत इरिटेटिव होगा, एजिटेटिव होगा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा किसी चीज़ पर। और इतना सम पेशेंट्स इतने गिल्ट में होते हैं और इतना ज़्यादा उनमें ये डिप्रेशन उनके ऊपर हावी हो जाता है कि उनमें सुसाइडल थॉट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। सो सिवियर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर द सुसाइड। नाउ जो आपके पास ओवरऑल मैं अगर बताऊं जो सिवियर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं ये वुमेंस में ज़्यादा कॉमन होते हैं और नियर अबाउट द एज ऑफ 40 ईयर्स। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि जब डिप्रेशन किसी को होता है तो उसमें एज अ एंटी डिप्रेसेंट आप फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं दैट इंक्लूड्स सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स एंड सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जबकि एज अ सेकेंड लाइन आप यूज़ करते हो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स एंड थर्ड लाइन आपके पास होता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट अगर किसी पेशेंट को सुसाइडल सिम्टम्स आ रहे हैं कि वो कहता है कि मैं मुझे ना ऐसा दिल करता है कि मैं खुद को मार दूं या मैंने एक दफ़ा कोशिश भी की है, सो उस सिचुएशन में जो आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है दैट इज़ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ये पूछा जाता है कि सुसाइडल थॉट में आप क्या करते हैं, तो उसमें आप एंटी डिप्रेसेंट तो देते हैं लेकिन जो फर्स्ट लाइन आपके पास ट्रीटमेंट होती है दैट इज़ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसके अलावा इंडिविजुअल एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आर ऑल्सो गिवन टू द सिवियर डिप्रेसिव पेशेंट। Moving towards the next BCQ, a 30-year-old female came to the neurology OPD with a complaint of headache associated with sensitivity to light, that means photophobia, fear of loud sounds, phonophobia for last 5 years. She also has episodes of headaches 8 times per month. कितनी दफ़ा? 8 times per month. ये बहुत क्लासिकल हिस्ट्री है, इसी से आपने जो है ट्रीटमेंट डिसाइड करनी होगी। एंड कंटिन्यूज फॉर 24 आवर्स विच इज़ द मोस्ट सुइटेबल मैनेजमेंट स्टेप। सो ये आपके पास जो पेशेंट है दैट इज़ अ 30-year-old फीमेल सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, जो ये हेडेक है जिसमें आपके पास फोटोफोबिया फोनोफोबिया मिल रहा है और जो ड्यूरेशन है वो 24 आवर्स तक परसिस्ट करती है
तो ये आपके पास मोस्ट लाइकली जो डायग्नोसिस है वो माइग्रेन की बन रही है। नाउ जो 8 टाइम्स पर डे पर मंथ मैंने आपको बताया है वो इसलिए बताया है क्योंकि जो आपके पास प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी दी जाती है इन माइग्रेन वो दी जाती है उन पेशेंट्स को जिनकी जो ये अटैक्स के नंबर्स हों वो 3 to 4 टाइम्स पर मंथ हों। अगर किसी भी पेशेंट जिसको माइग्रेन की हिस्ट्री है और उसको 3 to 4 टाइम्स पर मंथ हेडेक एपिसोड्स आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम उसकी प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं जिसमें आप बीटा ब्लॉकर्स देते हो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हो और एंटी डिप्रेसेंट्स में देते हो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, और साथ ही साथ आप सोडियम वैल्प्रोएट का यूज़ कर रहे होते हो। इसका आंसर होगा डी कि आपने पेशेंट की क्या करनी है, प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, which one of the following is the clinical use of monoamine oxidase inhibitors? So the answer is D, atypical depression. जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं इसमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसका नाम आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, दैट इज़ द सेलेजिलीन। सेलेजिलीन जो होती है ये आपके पास एज ए एंटी डिप्रेसेंट भी यूज़ हो रही होती है और ये आपके पास पार्किंसन में भी यूज़ हो रही होती है, एंड इट इज़ द ओनली एंटी डिप्रेसेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन द ट्रांसडर्मल पैच फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती जाऊँ, यानी ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ ना ये अदर BCQs पॉइंट्स हैं कि आपके पास जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं ना, उनमें कुछ जब आप पेशेंट को ये ड्रग्स दे रहे होते हो तो आप उन्हें कहते हो कि आपने ना कुछ खाने की चीज़ों से परहेज़ करना है। उसमें आ जाता है आपके पास बीन्स, लिवर, रेड वाइन, चीज़, पिकल्ड एंड स्मोक्ड फिश। क्यों हम कह रहे हैं पेशेंट को कि आपने ये सारी खाने की चीज़ें नहीं यूज़ करनी, बिकॉज इनमें टायरामीन होगा। होता क्या है कि जब आप मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स लेते हो ना, तो ये जो आपके पास एंजाइमेटिक इनहिबिशन है ना, ये टायरामीन पर भी अप्लाई हो जाती है कि टायरामीन भी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। सो एज अ रिज़ल्ट उसकी एक्सेसिवनेस हो जाएगी और हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकती हैं। सो आप पेशेंट को कहते हो कि जब आप मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दे रहे हो कि आप ये खाने की चीज़ें अवॉइड करेंगे ताकि आपकी बॉडी में टायरामीन का एक्सेस ना हो, हाइपरटेंसिव क्राइसिस जैसी कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताती जाऊँ कि एन्यूरिसिस में जो आप यूज़ कर रहे होते हो ड्रग वो होती है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दैट इज़ बाय नेम्ड ऑफ एमिप्रामीन, जबकि हाइपरटेंशन में ईज इनहिबिटर्स यूज़ हो रहे होते हैं। Coming towards the next BCQ, which is the drug of choice for hyperkinetic children? Hyperkinetic children, that means कि आपके पास ADHD से पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, यानी अटेंशन डेफिशिएंट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। इसमें जो आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है, एज अ फर्स्ट लाइन वी हैव स्टिमुलेंट जिसमें आपके पास आ जाता है मिथाइल फेनिडेट, सो द आंसर वुड बी ए। एंड अ सेकेंड लाइन वी हैव अ नॉन स्टिमुलेंट जिसमें आपके पास एटॉक्सिमेक्सिटीन आ जाती है। अब इसमें जो बच्चा होता है ना ADHD में, वो कैसा होता है कि इनअटेंटिव होता है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी शो कर रहा होता है, इम्पल्सिव होता है कि कोई भी सवाल अभी पूरा होता नहीं पहले से जवाब आ जाता है, सही या गलत वो फ़ौरन से बोल देता है। ठीक है, इसके साथ साथ हाइपर एक्टिव होता है, इंटरप्टिंग होता है, एंड मोस्ट लाइकली जो होते हैं ये बच्चे 6 महीने से लेके 12 साल तक के बच्चों को ये डिज़ीज़ अफेक्ट कर रही होती है। प्री स्कूल चिल्ड्रंस में या स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में, बेसिकली स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को ये अफेक्ट कर रही होती है। और इसमें जो ज़्यादातर कंप्लेंट्स भी होती है ना कि स्कूल रिलेटेड के वो स्कूल में तंग करता है, बहुत ज़्यादा जवाब जल्दी दे रहा होता है, ये सारे इसकी कंप्लेंट्स आ रही होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट BCQ वी हैव, विच ड्रग इज़ मोस्ट कॉमनली यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन? सो द आंसर इज़ ए कि आपके पास जो प्रोपेरानोलोल होते हैं ये आपके पास यूज हो रहे होते हैं एज अ फर्स्ट लाइन। इसके अलावा प्रोफाइलैक्सिस में आपके पास यूज़ होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वेरापेमिल, देन वी हैव ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एमिट्रिप्टिलिन, देन वी हैव कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में गाबापेंटिन एंड वैल्प्रोएट यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, यहीं पे मैं आपको ये भी बता दूं कि एज अ ट्रीटमेंट ये जो मैंने आपको बताया ना, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, TCA और एंटी एपिलेप्टिक्स, ये सब प्रोफाइलैक्सिस है। एज अ ट्रीटमेंट आप क्या देते हो माइग्रेन के पेशेंट को? एनसिड्स दे रहे होते हो ताकि उसका पेन ठीक हो, एंड देन वी हैव एंटी एमेटिक्स ताकि उसका जो नोजिया वॉमिटिंग के सिम्टम्स होते हैं वो रिलीव हो, और साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट होती है वो होती है एर्गोटामिन्स एंड ट्रिप्टेंस। ट्रिप्टेंस आर मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द माइग्रेन्स। Then we have which of the following receptor do barbiturates act? So the answer is C, GABA receptors होते हैं आपके पास। अब GABA receptors में भी आपके पास दो तरह के होते हैं। GABA receptor में अल्फा एंड गामा जो होते हैं ना उस पर बेंजोडाइजेपिन्स एक्ट कर रही होती हैं, और GABA receptor अल्फा एंड बीटा पे बार्बिचुरेट्स एक्ट कर रहे होते हैं। सो द आंसर वुड बी C in this question.
Then we have which immunohistochemical marker is used to confirm the presence of glial tissue in the microscopic slide. So the answer is B, GFAP, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्लायल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन्स जो होती हैं ना, ये ग्लायल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं और ये आपके पास एस्ट्रोसाइट्स का की कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या आपके पास माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स पर आपको मिलेंगी. सो द आंसर इज बी. Then we have a 26-year-old male was brought to the AR with the complaint of progressive weakness of both lower limbs followed by upper limbs for 2 days. He had a few episodes of diarrhea 2 weeks ago. On examination, generalized areflexia was present, sphincter was intact, and he could count till 10 in single breath. What is the most likely diagnosis? So, आपके पास सिनेरियो क्या है, यंग एडल्ट है 23-year-old, ठीक है, मेल है, ईआर में आया है कि उसकी जो है जो लोअर लिम्स है वो वीक हो रहे हैं और अब अपर लिम्ब भी वीक हो रहे हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों ही अफेक्ट हैं. देन ए रिफ्लेक्सिया मिल रहा है, स्फिंक्टर इंटैक्ट है और ब्रीथ यानी सिंगल ब्रेथ में वो 10 तक काउंट कर पा रहा है. सो द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज GBS, गुलियन बेयर सिंड्रोम. नाउ ये आपके पास ब्रेन स्टेम स्ट्रोक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो ब्रेन स्टेम होते हैं ना उसमें मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं कि आपके पास रेस्पिरेशन अफेक्ट हो रही हो जिसकी वजह से उस सिंगल ब्रेथ में 10 टाइम्स काउंट करना उसके लिए मुश्किल हो सकता है. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके पास ट्रांसवर्स माइलाइटिस क्यों नहीं हो सकता कि उसमें सिर्फ और सिर्फ लोअर लिम्ब अफेक्ट हो रहे होते हैं जबकि इस पेशेंट की हिस्ट्री में अपर लिम्ब भी अफेक्ट हो रहे हैं और उसमें आपके पास ब्लैडर डिसफंक्शन हो रहा होता है, इसमें स्फिंक्टर इंटेक्ट है. नाउ कमिंग टू वर्ड्स कि ये GBS ही क्यों है. द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इसमें सिमेट्रिकल असेंडिंग पैरालिसिस मिल रही है कि आपके पास लेग्स अफेक्ट हो रहे हैं, देन उसके बाद अपर लिम्ब अफेक्ट हो रहा है, तो सिमेट्रिकल असेंडिंग पैरालिसिस मिल रही है. नंबर 2 एरिफ्लेक्सिया मिल रहा है, सेंसरी लॉस हो रहा है और साथ ही साथ ब्लैडर इंटेक्ट है. नाउ गुलियन बेयर सिंड्रोम होता क्या है, ये आपके पास एक ऑटो इम्यून डिमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है जो कि पॉलीरेडिकुलोपैथी है. पॉलीरेडिकुलोपैथी बोलने का मकसद क्या है कि ये मल्टीपल नर्व्स को इन्वॉल्व कर रही होती है, मल्टीपल नर्व रूट्स इसमें अफेक्टेड हो रही होती हैं, तभी तो आपके पास लोअर लिम्ब भी अफेक्ट हो रहा है और अपर लिम्ब भी अफेक्ट हो रहा है. नाउ इसकी जो आपके पास ये हिस्ट्री दी हुई ना कि उसको पहले डायरिया हुआ है, ये भी बहुत क्लासिकल हिस्ट्री है. बेसिकली GBS की ना इन्फेक्शियस कॉज होती है. अब मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन आपसे पूछा जाता है, याद कर लें, कंपाइलोबैक्टर जेजुनाया जो होता है ये मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है. इसके अलावा साइटोमेगैलो वायरस, ईस्टर्न बार वायरस, माइकोप्लाज्मा एंड HIV आर द अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म फॉर द GBS. साथ ही साथ इसमें आपके पास जो क्लासिकल डायग्नोस्टिक फीचर होता है दैट इज़ एल्बुमिनस साइटोलॉजिकल डिसएसोसिएशन, कि आपके पास जो CSF प्रोटीन्स होंगी ना वो बहुत ज़्यादा हाई मिल रही होंगी, अप टू मोर देन 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जबकि जो सेल्स होते हैं ना वो राइज नहीं हो रहे थे. तो एल्बुमिनस राइज हो रहा है, साइटोलॉजिकल यानी सेल्स राइज नहीं हो रहे, डिसोसिएशन मिल रही होती है आपको. इसकी ट्रीटमेंट में आपने 2 चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है, डैट इज़ प्लाज्मा फेरेसिस जो कि आप फर्स्ट 14 डेज़ में दे रहे होगे और सेकंड पे आपके पास आ जाता है इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स. ये सारे पॉइंट्स बताने का अगेन जो मोटिव या पर्पस है वो ये है कि इसके सारे ये वाले पॉइंट्स ना डिफरेंट BCQ में पूछे जाते हैं और ये एक आपके पास एज अ ऑस्पिस्टेशन भी आ सकता है. सो ये सारे इसके बाद क्लासिकल फीचर्स हैं जिसमें ट्रीटमेंट डायग्नोसिस मैंने आपको सब कवर करवा दी. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट BCQ. अब नेक्स्ट BCQ की बात करें, इन CT स्कैन ब्रेन हाइपरडेंस इज सीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ. अब यहाँ पर ना मैं आपको कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर कर लूँगी, अपने पास नोट डाउन कर लें. जो आपके पास हाइपरडेंस होता है ना डैट मीन्स कि आपके पास डेंसिटी ज़्यादा है. सो ये आपके पास मिलता है दो चीज़ों में, स्कल में और ब्लड में. तो CT स्कैन में स्कल कैसे नज़र आता है, वाइट नज़र आ रही होती है, बोन्स वाइट नज़र आ रही होती हैं. सो हाइपरडेंस इज़ मोर वाइटर और ये आपके पास स्कल एंड ब्लड यानी हैमरेजेस एंड बोन्स आर वाइटर ऑन CT स्कैन, जबकि हाइपोडेंस का मतलब होता है लोअर द डेंसिटी और ये आपके पास डार्कर नज़र आएगा. सो ये इसमें आपके पास आ जाता है CSF, एडिमा एंड एयर, ये 3 चीज़ें आपके पास डार्कर अपेयर होती हैं ऑन द CT स्कैन. सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके पास, D, ब्लड यानी हैमरेज जो होगा वो वाइट अपेयर करेगा. बाकी CSF, फैट और इन्फार्क्शन जो होते हैं ये आपके पास ब्लैक अपेयर करते हैं एज अ हाइपोडेंस एरिया. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट BCQ, विच is the drug of choice in a patient with generalized convulsive
स्टेटस एपिलेप्टिकस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टेटस एपिलेप्टिकस होता क्या है। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो सफ़र कर रहा होता है 2 और मोर एपिसोड्स ऑफ सीजर्स विदाउट रिकवरी ऑफ फुल कॉन्शियसनेस इन बिटवीन द एपिसोड्स। इसके लिए जो फर्स्ट लाइन आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है वो होती है डायज़ेपैम, जबकि सेकंड लाइन आपके पास स्लो एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स आप दे सकते हैं, जिसमें आपके पास फेनिटोइन आ जाता है, फॉस्फोफेनिटोइन आ जाता है, डायवल्प्रोवाइड्स आ जाता है। सो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा फेनिटोइन। अगर यहाँ पे डायज़ेपैम गिवन होता ना तो फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट आपके पास डायज़ेपैम वुड बी द आंसर होता। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पीसीक्यू, विच इज़ द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। बेसिकली ऊपर भी मैंने आपको बताया कि लिथियम आपके पास बायपोलर डिसऑर्डर्स में आप देखते तो हैं, लेकिन बहुत प्रिकॉशन से देना पड़ता है क्योंकि ये बहुत नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स रखने वाली ड्रग है। सो अब क्या होगा कि इसकी ना दो चीज़ों में आप डिफ्रेंशिएट ज़रूर करिएगा। बुक में लिखा हुआ है इसके एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी होगी तो अलग सिम्टम्स होंगे, एडवर्स इफेक्ट होंगे तो अलग सिम्टम्स होंगे। पहले बताती हूँ एडवर्स इफेक्ट से रिलेटेड। एडवर्स इफेक्ट में एडीमा इज़ द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ लिथियम, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं अदर्स में गट यानी जीआईटी सिम्टम्स आ जाते हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, हेडेक, ड्राई माउथ एंड हाइपोथायरॉयडिज्म आर इट्स एडवर्स इफेक्ट। जबकि बात की जाए कि टॉक्सिसिटी में आपको कैसे सिम्टम्स मिलेंगे, ट्रैमर्स, सेडेशन, ataxia, slurred speech, confusion. So the most likely answer to this question is ataxia, C. Moving towards the next PCQ, epidural hematoma is caused by rupture of which vessel? नाउ मैं यहाँ पर आपको ना एपिड्यूरल और सबड्यूरल का एक बेसिक डिफरेंस बता रही हूँ, जो कि आपके पास ऑस्पी पीसीक्यू दोनों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कमिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन कि जो आपके पास एपिड्यूरल हेमाटोमा होता है, इसमें जो वेसल रप्चर होता है दैट इज़ द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। नाउ वी हैव टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ हेमाटोमा, एपिड्यूरल और सबड्यूरल। जो एपिड्यूरल होता है इसकी जो कॉज होती है वो स्कल फ्रैक्चर होता है और मोस्ट कॉमनली कौन सी बोन्स, टेम्पोरल बोन। जबकि सबड्यूरल में आपके पास ब्रेन लैसिरेशन इज द कॉज। इसमें आपके पास शेप बायकॉन्वेक्स होती है, एपिड्यूरल में लेंटिकुलर होती है, जबकि सबड्यूरल में क्रीसेंट शेप होता है। एपिड्यूरल में जो वेसल रप्चर होती है दैट इज द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, जबकि सबड्यूरल में कॉर्टिकल ब्रिजिंग वेन्स रप्चर हो रही होती हैं। दोनों की ही ट्रीटमेंट आपके पास क्रैनियोटमी होती है। Moving towards the next PCQ, which general anesthesia drug can cause analgesia, amnesia and catatonia? Now this is a very important point, catatonia, but the patient retains consciousness. कैटाटोनिया क्या होता है कि आपके पास एक ऐसी कंडीशन में पेशेंट चला जाता है कि जिसमें वो इमोबाइल होता है, उसमें कोई रिफ्लेक्सेस नहीं आ रहे होते, लेकिन उसका माइंड पूरी तरह से अवेक होता है। और ये कैटाटोनिया जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रग कॉज करवा रही होती है एज एन एनेस्थीसिया, दैट इज कीटामाइन। कीटामाइन आपके पास शॉर्ट एक्टिंग NMDA रिसेप्टर ब्लॉकर एनेस्थीसिया होता है, जो कि कैटाटोनिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसके एडवर्स इफेक्ट में एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमेना होता है जो कि आपके BCQ रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एमर्जेंस फिनोमेना, जिसमें क्या होता है पेशेंट को डेलीरियम हो रहा होगा, हेलुसिनेशंस हो रहे होंगे, अनप्लेजेंट ड्रीम्स यानी नाइट मियर्स हो रहे होते हैं। साथ ही साथ रीज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया जैसे एडवर्स इफेक्ट्स आपको मिल रहे होते हैं। ये सब बताने का मकसद ये है कि कीटामाइन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है NMDA रिसेप्टर ब्लॉकर, वो उसका कैटाटोनिक बिहेवियर और इमर्जेंस फिनोमेना तीनों BCQs में पूछे जाते हैं रिपीटेडली। इसके अलावा जो प्रोपोफॉल होता है उसका जो खास एक्शन होता है जो कि BCQ में पूछा जाता है दैट इज़ इट्स एंटी एमेटिक। मोस्ट ऑफ द एनेस्थीसिया जो होते हैं उनको देने के बाद पोस्ट ऑपरेटिवली आपके पास नोजिया वॉमिटिंग के एडवर्स इफेक्ट मिलते हैं, लेकिन जो पेशेंट्स प्रोपोफॉल लेते हैं एज एन एनेस्थीसिया उन्हें दिया जाता है, उनमें एंटी एमेटिक एक्शन ऑफ द प्रोपोफॉल की वजह से पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वॉमिटिंग नहीं होता। इसके अलावा इटोमिडेट से रिलेटेड बताऊँ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो दैट इज़ कि ये आपके पास कार्डियोवास्कुलर डिसफंक्शन और क्रिटिकली इल पेशेंट्स में एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस होता है। डेस्फ्लोरेसेंस इनहेलेशन एनेस्थीसिया है जो कि आपके पास शॉर्ट प्रोसीजर्स में यूज़ हो रहा होता है मोस्ट कॉमनली। Then moving towards the next BCQ, a 28-year-old female presented to the neurology OPD with a complaint of headache for 1 week. She described this pain as a band-like pressuring pain in the frontal region. Band-like pressuring pain in the frontal region, very important and very classical feature for tension headache. आगे फर्दर हिस्ट्री क्या मिलती है हमें कि फोटोफोबिया फोनोफोबिया नहीं है, डैट मीन्स कि ये माइग्रेन तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें फोटोफोबिया फोनोफोबिया जैसे सिम्टम्स मिल रहे होते हैं। Along with that, the pain persists for
2 to 3 days, ये आपके पास क्लस्टर हेडेक भी नहीं हो सकता क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 150 to 180 मिनट्स तक परसिस्ट करता है, 3 दिन तक नहीं रहता. सो द मोस्ट लाइकली द आंसर इज टेंशन टाइप हेडेक. Moving towards the next PCQ, which of the following portion of the brain stem would be the most adversely affected by the tonsillar herniation? बेसिकली आपके पास 3 तरह की herniation होती है जिसमें से जो मोस्ट डेंजरस होती है वो tonsillar herniation होती है, बिकॉज ये आपके पास मेड्यूला को इन्वॉल्व कर रही होती है. अब मेड्यूला जब आपके पास इन्वॉल्व हो जाएगा तो उस सिचुएशन में आपके पास रेस्पिरेटरी कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स जो प्रेजेंट है मेड्यूला में वो कंप्रेस्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. होता क्या है इस हर्निएशन में, जो सेरिबेलर टॉन्सिल्स होते हैं ना वो हर्निएट कर जाते हैं थ्रू द फोरामेन मैग्नम, जिसमें आपके पास मेड्यूलरी कंप्रेशन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो द आंसर इज सी, मेड्यूला. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट PCQ, जिसमें आपके पास केस सिनारियो क्या बता रहा है. 35-year-old मेल है जो कि प्रेजेंट किया है विद द कंप्लेन ऑफ एपिसोडिक सिवियर पेन अराउंड द राइट आई. Pain lasts for 15 to 40 minutes. It is associated with the redness of the eye, nasal congestion, and lacrimation. The episodes is very stereotyped that it occurs around 1 a.m. The attacks occurs over a period of 6 to 8 weeks and then seems to remit, only to occur again after 6 to 8 months. Which drug is used for the prophylaxis? नाउ जो पेशेंट है उसको जो क्लासिकल कंप्लेन है वो क्या है कि उसको एक बहुत ही ना सीरोटाइप्ड करके हमेशा जो है 1 बजे उसको दर्द उठता है जो कि परसिस्ट करता है 15 से 40 मिनट, और कैसा होता है कि उसकी आँख के अराउंड यूनिलैटरल क्रूशिएटिंग पेन हो रहा होता है जिसके साथ उसको रेडनेस ऑफ द आई, लैक्रिमेशन और नेजल कंजेशन सिम्टम्स हैं. नाउ उसका जो है अब जो है ये अटैक रिपीटेडली हो रहे हैं. सो अब उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं पूछी, प्रोफाइलेक्सिस पूछी है. सो द आंसर इज वेरापेमिल. बात की जाए व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, इट्स अ क्लस्टर हेडेक जिसमें आपके पास ये नेजल कंजेशन, रेड आई, लैक्रिमेशन जैसे सिम्टम्स मिल रहे होते हैं, टाइम वगैरह सब आपके पास क्लस्टर हेडेक को बता रहा है. साथ ही साथ इसकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है वो आपके पास 100% ऑक्सीजन इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द क्लस्टर टाइप हेडेक. देन उसके साथ आप सबक्यूटेनियस ट्रिप्टेंस को यूज़ कर रहे होते हैं, स्टेरॉइड्स को यूज़ कर रहे होते हो. जबकि बात की जाए इसकी प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट की तो उसमें आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ करते हो, वेरापेमिल. इसको देने का मकसद क्या है कि ये आपके पास ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देगा. जो डोज आप देते हैं वो होती है 240 मिलीग्राम एटलीस्ट. डेली आप एक टैबलेट लेंगे 240 मिलीग्राम की. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट PCQ. A 55-year-old male presented to the neurology OPD with a complaint of headache associated with blurring of vision for last 3 months. Pain is located around the temples and it aggravates with chewing. What is the most likely diagnosis? Now, this is most likely temporal arteritis, that is giant cell arteritis. बेसिकली ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया और टेम्पोरल आर्थराइटिस के बीच में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं. क्लस्टर हेडेक मैं आपको पिछली PCQ में समझा चुकी हूँ और टेंशन हेडेक भी समझा चुकी हूँ. कमिंग टुवर्ड्स द टेम्पोरल आर्थराइटिस एंड ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम. होता क्या है, जो टेम्पोरल आर्थराइटिस है दिस इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसमें आपके पास जो टेम्पोरल आर्टरी है उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है. इसका जो आपके पास क्लासिकल सिम्टम होता है वो होता है कि आपके पास जो टेम्पोरल रीजन है, जो स्कैल्प रीजन है उसमें पेन हो रहा होगा, स्कैल्प टेंडरनेस. ये बहुत क्लासिकल फीचर होता है टेम्पोरल आर्थराइटिस के लिए. ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में ये नहीं मिल रहा होता. स्कैल्प टेंडरनेस, फ्रीक्वेंट हेडेक्स और अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जॉ मूवमेंट जो होती है ना वो पेनफुल होती है और विजन जो होती है ना वो आपके पास कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, either in the form of blurring of vision, either in the form of कि डिप्लोपिया हो रहा है या टोटल विजन लॉस हो रहा है, यानी आपके पास विजन इसमें इम्पेयर्ड हो रही होती है इन टेम्पोरल आर्थराइटिस. अगर बात की जाए ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की तो ये आपके पास सेकंड एंड थर्ड ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व को इन्वॉल्व कर रहा होता है. फेशियल टेंडरनेस इसमें इतनी ज़्यादा सिवियर होती है कि पेशेंट जो है वो खुद अपनी स्किन को टच भी नहीं कर पा रहा होता. साथ ही साथ वो बोलता है कि उसको ब्रशिंग टीथ या फिर ड्रिंकिंग हॉट या कोल्ड वाटर और यहाँ तक कि हवा भी अगर कोई ज़ोर से लगे ना फेस पे तो उससे भी वो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा पेन ट्रिगर होता है इन सारी चीज़ों से. तो जो क्लासिकल डिफरेंस है वो ये है कि आपके पास टेम्पोरल आर्थराइटिस में स्कैल्प टेंडरनेस होती है, हेडेक होता है और विजन एबनॉर्मलिटीज़ मिल रही होती हैं.
जबकि जो आपके पास ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया होता है, इसमें क्या क्या मिल रहा होता है, आपके पास फेशियल पेन होता है, बहुत एक्सक्रूशिएटिंग टाइप ऑफ फेशियल पेन होता है कि ब्रशिंग में मसला आएगा, ईटिंग ड्रिंकिंग, इसके अलावा एयर तक पेनफुल फील होती है ऐसे पेशेंट्स को, और इसमें क्या नहीं होता, विजन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। Moving towards the next PCQ, in which of the following conditions spinal tap is contraindicated? So the answer is A, intracranial masses. जबकि जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं, meningitis and encephalitis, ये आपके पास इन्फेक्शंस होते हैं और इनमें आप करवा रहे होते हो CSF डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह। इसके अलावा जो कॉन्ट्राइंडिकेशन में, एक तो इंट्राक्रेनियल मास आ गया ना, और क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं, अगर आपके पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड है तब भी नहीं करेंगे, कार्डियो रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज है तब भी नहीं करेंगे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, वर्टिब्रल डिफॉर्मिटीज़ एंड प्रीवियस लंबर सर्जरी की भी कंडीशन में आप अवॉइड करते हैं लंबर टैप। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट PCQ, a 25-year-old male comes to the neurology OPD with a complaint of blurring of vision, then pin and needle type sensation in both upper limbs. MRI shows plaque-like lesions. CSF shows increased proteins. एंड व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। ये सारे जो आपको फीचर्स बताए हुए हैं ना, ब्लरिंग ऑफ विजन से लेके इंक्रीज प्रोटीन्स तक, सब के सब बहुत ज़्यादा क्लासिकल फीचर्स हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें आपके पास जो ब्लरिंग ऑफ विजन क्यों हो रही होती है, बिकॉज इसमें आपके पास ऑप्टिक न्यूराइटिस हो रहा होता है, ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हो रही होती है, दैट विल लीड टू द ब्लरिंग ऑफ विजन। और जो बाकी सिम्टम्स हैं जैसे कि आपके पास पिन एंड निडल टाइप सेंसेशन, ये आपके पास बहुत ज़्यादा क्लासिकल फीचर होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट अनदर BCQ क्वेश्चन इज़ कि गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की MRI विद गॉडोलिनियम कंट्रास्ट, T2 फ्लेयर MRI, पूरी ये आपको ना टर्म पता होनी चाहिए कि MRI विद गॉडोलिनियम T2 फ्लेयर इमेजिंग हो रही होती है, ये आपके पास गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और इसकी जो फाइंडिंग होती है ना वो भी आपको पता होनी चाहिए, दैट आर द डाउसन फिंगर्स, कि आपके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होती है ना वो पैरी वेंट्रिकुलर रीजन में यानी वाइट मैटर में प्रोजेक्ट कर रही होती हैं डाउसन फिंगर्स। और जो यहाँ पे बताया गया कि इंक्रीज प्रोटीन्स कि जब आप CSF करवाते हैं इन पेशेंट्स की तो उसमें आपको पास इंक्रीज्ड गाबा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स मिल रही होती हैं, ऑलिगो क्लोनल बैंड्स मिल रहे होते हैं। GBS के ऊपर मैं सिनेरियो अच्छे से आपको पढ़ा चुकी हूँ कि उसमें आपके पास इन्फेक्शन की हिस्ट्री बता रहे होते हैं, उसमें लोअर लिम्ब पहले अफेक्ट हो रहा होता है, ये सारे फीचर्स होते हैं। ट्रांसवर्स माइलाइटिस तो आपके पास लोअर लिम्ब को ही अफेक्ट कर रहा होता है, जबकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या अफेक्ट हो रहा है, अपर लिम्ब अफेक्ट हो रहा है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट PCQ, Which of the following is the classical pathological feature of Alzheimer's disease? Alzheimer's disease से रिलेटेड जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है कि ये मोस्ट कॉमन कॉज है डिमेंशिया की। आइदर आपके पास शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों ही अफेक्ट हो रही होती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली आपके पास ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को अफेक्ट कर रहा होता है। इसमें आपके पास ग्रॉस और हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जो ग्रॉस फाइंडिंग्स होती हैं डैट इंक्लूड कॉर्टिकल एट्रोफी, फ्लैटनिंग ऑफ द सल्काई, इनलार्जिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स। हिस्टोलॉजिकली आपको दो चीज़ें मिल रही होती हैं जो कि इसकी हॉलमार्क पैथोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, दैट इंक्लूड न्यूराइटिक प्लैक्स। न्यूराइटिक प्लैक्स क्या होते हैं आपके पास, एक्स्ट्रा सेलुलर डिपॉजिट ऑफ द एमालॉइड प्रोटीन्स। और दूसरा जो हिस्टोलॉजिकल फीचर होता है दैट इज न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, दैट इज इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉप प्रोटीन्स। दोनों की डेफिनेशन अच्छे से याद रखिएगा, BCQ में पूछी जाती है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट PCQ, कंट्रोल ऑफ ग्रॉस मूवमेंट ऑफ द लिम्स इज रिलेटेड टू corticospinal tract, so the answer would be A. The next BCQ include what is the treatment of choice for convergent disorder? ट्रीटमेंट बताने से पहले बात करते हैं कि convergent disorder itself होता क्या है। बेसिकली कन्वर्जेंट डिसऑर्डर क्या होता है, जो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है ना वो सफ़र कर रहा होता है किसी तरह के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम को, वो बता रहा होता है कि मुझे फ़लाँ मसला है, लेकिन जब आप उसकी मेडिकल चेकअप करते हो, क्लिनिकली इवेलुएट करते हो तो आपको कोई फाइंडिंग नहीं मिलती। नाउ इससे रिलेटेड एक अच्छा सा सिनेरियो डिस्कस करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट कि अ वुमेन unable to move her lower extremities. On medical workup, no abnormality is found, but she had been bitten by her husband that morning. अब यहाँ से आपको समझ आया कि उसके हस्बैंड ने उसको मारा, उसके बाद से उसने कहा कि मैं पैरालाइज्ड हो गई हूँ, लेकिन जब हमने मेडिकली उससे
उसका वर्कअप करवाया तो कोई एबनॉर्मलिटी नहीं मिली। सो ये कन्वर्जन डिसऑर्डर ना मोस्ट कॉमनली अफेक्ट भी फीमेल्स को कर रहा होता है, और लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लोअर आईक्यू फीमेल्स अफेक्टेड हो रही होती हैं ज़्यादातर। और जो मोस्ट कॉमन वो प्रॉब्लम के साथ आती है ना, उसमें आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। म्यूटिज़म की मैं बिल्कुल बोल ही नहीं पा रही, नंबर 2 ब्लाइंडनेस, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, और पैरालिसिस, जैसे कि ये केस सिनारियो में वुमेन आई थी पैरालिसिस के साथ। ये आपके पास कोई मेडिकल एबनॉर्मलिटी तो है नहीं, तो इसमें आप सिर्फ क्या करते हो कि पेशेंट की बिहेवियरल इंटरवेंशन करते हो, साइकोथेरेपी कर रहे होते हो पेशेंट की। सो द आंसर वुड बी सी हियर। Coming towards the next PCQ, which of the following is a characteristic histological feature of the subacute and chronic injury of CNS? बेसिकली जो आपके पास एक्यूट न्यूरोनल इंजरी होती है उसमें जो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर होता है दैट इज़ रेड न्यूरॉन, जबकि सब एक्यूट और क्रॉनिक में आपके पास ग्लायोसिस मिल रही होती है। नाउ ये भी पूछा जाता है कि ग्लायोसिस का जो प्रिंसिपल सेल होता है वो क्या होता है? एस्ट्रोसाइट्स। सो बेसिकली एस्ट्रोसाइट्स आर प्रिंसिपल सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेयर एंड स्कार फॉर्मेशन इन द ब्रेन, अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लायोसिस। अब ग्लायोसिस में जो एस्ट्रोसाइट का रोल होता है वो कैसा होता है कि हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ द एस्ट्रोसाइट्स आपको मिल रही होती है। सो आपने याद रखना है, अगर एक्यूट इंजरी पूछी जाएगी तो रेड न्यूरॉन, और अगर क्रॉनिक पूछी जाएगी तो ग्लायोसिस। Moving towards the next PCQ, which antibody are frequently found in the patient with myasthenia gravis? बेसिकली माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपके पास एंटीबॉडीज बन रही होती है अगेंस्ट पोस्ट साइनेप्टिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। दिस इज अ BCQ पॉइंट, पोस्ट साइनेप्टिक या प्री साइनेप्टिक? सो द आंसर इज पोस्ट साइनेप्टिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। ठीक हो गई यहाँ तक बात। इसमें जो आपके पास एंटीबॉडीज़ मिलती हैं दैट इज़ एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, सो दैट मीन्स द आंसर इज़ बी। इसके लिए जो आपको टेस्ट करवाना होता है उसमें आपके पास एंड्रोफोनियम टेंसिलॉन टेस्ट होता है, EMG एंड रिपीटेटिव नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट। EMG यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी या रिपीटेटिव नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट करने का मकसद क्या होता है? बेसिकली माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि पेशेंट जब बार बार उसे स्टिमुलेट किया जाएगा ना उसके मसल्स को, तो फिर उसके मसल्स थक जाते हैं। होता क्या है कि जब जो पेशेंट है वो सुबह उठता है तो वो ठीक होता है, लेकिन बढ़ते हुए दिन के साथ उसकी थकावट बढ़ती चली जाती है। सो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास टॉसिस डिप्लोपिया मिलता है ड्यू टू द फटीग ऑफ द एक्स्ट्राक्युलर मसल्स। इसमें आपके पास एज द डे प्रोग्रेसेस द वीकनेस विल इंक्रीज। नाउ इसकी ट्रीटमेंट में आप पायरोडोस्टिकमीन दे रहे होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे रहे होते हैं। एंटीसाइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड्स जो होती हैं ये आपके पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मिल रही होती हैं। एंटी स्मूथ मसल या एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA जो आपके पास एंटीबॉडीज़ होती हैं ये आपके पास एसिली में मिल रही होती हैं। Moving towards the next PCQ, what is the most common treatment for hydrocephalus? So the answer is ventricular peritoneal shunt. और ये भी पूछा जाता है what is the temporary method for the hydrocephalus treatment? That is the external ventricular drain. अब होता क्या है आपके पास जो वेंट्रिकुलर पैरिटोनियल शंट मोस्ट कॉमनली यूज्ड हो रहा होता है क्योंकि एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेन में इन्फेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी के बारे में याद रखिएगा कि ये कब यूज़ होगी जब आपके पास ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस है, किसकी वजह से? एक्विडक्ट स्टेनोसिस की वजह से। तब आप इस ऑप्शन सी को सेलेक्ट करोगे अगर एक्विडक्ट स्टेनोसिस का केस सिनारियो है। सो उसमें आप हाइड्रोसेफेलस को ट्रीट करने के लिए एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी करते हो। अदरवाइज आपके पास मोस्ट कॉमन इज वेंट्रिकुलर पैरिटोनियल शंट। Moving towards the next PCQ, production of which of the following protein is affected in Duchenne muscle dystrophy? बेसिकली जो आपके पास ड्यूकेन मसल डिस्ट्रॉफी है ये मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सिवियर टाइप है मसल डिस्ट्रॉफी की। इसमें आपके पास होता क्या है, ये एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, दैट्स वाई इट्स मोर अफेक्ट मेल्स में भी ये छोटे बच्चों को अफेक्ट कर रहा होता है 5 ईयर्स के अराउंड की एज में। इसके बारे में जो ख़ास बात है वो ये है कि इसकी जो डायग्नोसिस होती है ना वो होती है मसल बायोप्सी पे, और मसल बायोप्सी पर आपको क्या मिलेगा कि जो आपकी डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है दैट मीन्स द ऑप्शन नंबर ए वो डेफिशिएंट होगी या एब्सेंट होगी। इससे रिलेटेड जो मैं क्योंकि इसका पूरा केस सिनारियो आता है तो आपको कुछ खास बातें यहाँ पर बता दूँ कि आपको क्या मिलेगा, कार्डियोमायोपैथीज़ मिल रही होती हैं इसमें जो कि इसकी कांस्टेंट फीचर होता है। अलॉन्ग विद दैट इसकी जो पैल्विक मसल्स होते हैं इन बच्चों के बहुत वीक होते हैं कि अगर वो बैठ जाएँ तो उन्हें उठने में बहुत मसला होता है। एंड उनकी जो काफ मसल्स होते हैं उनकी स्यूडो हाइपरट्रॉफी हो रही होती है कि ये काफ मसल्स उनकी ना
स्ट्रेंथन बिल्डअप को शो नहीं कर रहे होते। ये हाइपरट्रॉफी सिर्फ कोलेजन और फैट डेपोजिशन की वजह से हो रही होती है। अदरवाइज़ इनमें जो आपके पास काफ मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं कि बच्चा चल नहीं पा रहा होता, और 12 साल की उम्र में वो व्हील चेयर पर भी आ जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा सिवियर फॉर्म होती है ये। Next, we have a 35-year-old female presented to the neurology OPD with a complaint of numbness, pin and needle sensation at the lateral half of the right palm, right thumb and index finger for last 2 months. The symptoms are worst at night. What is the most likely diagnosis? So this is most probably A. Carpal tunnel syndrome. बेसिकली जो आपके पास ये सिर्फ थंब और इंडेक्स फिंगर को इन्वॉल्व करना और सिर्फ पाल्म का वही हिस्सा इन्वॉल्व करना लैटरल वाला, ये आपके पास बता रहा है कि मीडियन नर्व कंप्रेशन हो रही है एट द लेवल ऑफ कार्पल टनल। कार्पल टनल सिंड्रोम पेरिफेरल नर्व इंट्रैपमेंट में मोस्ट कॉमन कॉज है वर्ल्ड वाइड। इसमें आपके पास एक साइन मिलता है, दैट इज़ अ टिनल साइन, जिसमें आप क्या होता है कि जब आप टैप करते हो ना कार्पल टनल लिगामेंट्स को, तो उसकी वजह से आपके पास सिम्टम्स यानी टिंगलिंग सेंसेशन एट द लेटरल हाफ ऑफ द हैंड प्रोड्यूस हो रही होती हैं। सो द आंसर इज कार्पल टनल सिंड्रोम, जो कि मीडियन नर्व कंप्रेशन की वजह से हो रहा होता है। Moving towards the next, we have a 25-year-old male presented to the emergency with a history of fall from third floor. On arrival, he is confused, open eyes to painful stimulus and withdraw to pain. What is the GCS of this patient? GCS चार्ट मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्लाइड में शो कर देती हूँ, आप अच्छे से उसे गो थ्रू करिएगा, अच्छे से उसे लर्न कर लीजिएगा। इस पेशेंट की बात की जाए तो ओपन आई कर रहा है टू द टच, दैट मीन्स 2, कन्फ्यूज्ड स्पीच है, दैट मीन्स 4, एंड रिएक्ट टू पेनफुल स्टिमुलस, दैट मीन्स 4। तो 2 + 4 + 4 इज इक्वल टू 10. तो 10/15 is his GCS level. Moving towards next PCQ, in which of the following spaces lumbar puncture needle is inserted? So the answer is A, L3, L4. नाउ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर दूँ मैं कि आपके पास एज डिफ्रेंसिएशन के साथ भी पूछा जाता है, तो ये पॉइंट अपने पास नोट डाउन कर लें कि अगर पूछा जाए इन्फेंट तो L5 and S1 will be the level. अगर चिल्ड्रंस की बात होगी तो L4, L5 will be the level, and in case of adult, L3 and L4 will be the choice of level to be done for the lumbar puncture needle. Moving towards the next, what is the most prevalent cause of the cerebral palsy? So the answer is D, perinatal hypoxia. Basically जो आपके पास cerebral palsy होती है, ये hypoxic ischemic encephalopathy होती है। इसमें आपके पास जो डिजीज़ है वो इट्सेल्फ नॉन क्योरेबल होती है, सिर्फ सिम्टोमेटिक आप रिलीव कर सकते हैं इन बच्चों में। साथ ही साथ ये नॉन प्रोग्रेसिव होती है, जो डैमेज हो चुका है वो उतना ही रहता है, बढ़ता नहीं है, एंड कंजेनाइटल डिसऑर्डर है बिकॉज ये इंट्रापार्टल एस्फेक्सिया की वजह से डेवलप हो रहा होता है, यानी हाइपोक्सिक इंजरी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ या प्रीनेटल कॉजेज इसमें आ जाती हैं। सेरेब्रल पैल्सी आपके पास न्यूरोपीडियाट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से जाके इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। Moving towards the next PCQ, which of the following is the malignant mesenchymal tumor of the skeletal muscle? So the answer is D, rhabdomyosarcoma. जो बाकी options है like leiomyosarcoma is a malignant tumor of the smooth muscles, liposarcoma is a benign tumor of the smooth muscle, and osteosarcoma is bone malignancy. Next we have which is the most prominent adverse effect caused by D-amphetamines. बेसिकली एम्फेटामीन्स जो होते हैं ना, ये आपके पास सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं। जब आप इनका क्रॉनिक यूज़ कर रहे होते हो ना, तो ये एम्फेटामीन साइकोसिस कॉज करवा देते हैं, जो कि बिल्कुल वैसी ही साइकोटिक सिम्टम्स में प्रेजेंट करता है जैसे कि शीज़ोफ्रेनिया का पेशेंट हो। इसमें जो खास बातें होती हैं वो होती हैं कि हाइपर एक्टिव होगा पेशेंट बिकॉज सीएनएस बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हुआ होगा, रिफ्लेक्सेस हाइपर एक्टिव होंगे, इरिटेबिलिटी हो रही होगी, इंसोम्निया हो रहा होगा, ट्रैमर्स हो रहे होते हैं। सो द आंसर इज सी, सीएनएस एक्साइटेटरी. Moving towards the next, we have which of the following drug can reverse respiratory depression caused by midazolam? Midazolam is a benzodiazepine, और benzodiazepine का जो antagonist होता है that is the flumazenil. So the answer would be A. इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन रूट होती है दैट इज़ द ओनली इंट्रावीनस। इंट्रावीनसली आप पेशेंट को दोगे, उसमें क्या होगा कि रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा कि आपके पास सिम्टोमेटिक रिलीफ फ़ौरन हो जाएगा, लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो शॉर्ट होती है। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट BCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ट्रीटेड बाय लिथियम? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जो आपके पास लिथियम है ना,
वो बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में कहीं भी बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? सुसाइडल थॉट दिया हुआ है। बिकॉज कैटजंग में एक लाइन लिखी हुई है कि जो लिथियम है ये प्रोटेक्टिव अफेक्ट रखता है अगेंस्ट सुसाइडल सेल्फ हार्मिंग थॉट्स। दैट्स वाई आप इसको एंटी डिप्रेशन की तरह भी यूज़ कर रहे होते हो। सो द आंसर वुड बी ए, सुसाइडल थॉट। और ये याद रखिएगा, ये सुसाइडल थॉट सेल्फ हार्म थॉट्स के लिए सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा होता है। अब बात करें नेक्स्ट पीसीक्यू की, विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कैन कॉज पॉलीसिस्टिक ओवरी। सो द आंसर इज बी, सोडियम वैल्प्रोएट। बेसिकली जो सोडियम वैल्प्रोएट होती है ये पीसीओज के साथ एसोसिएशन रखती है, स्पेशली ऐसी फीमेल्स जिन्हें एपिलेप्सी के साथ साथ कोई बाइपोलर डिसऑर्डर यानी कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी हो। होता क्या है कि वैल्प्रोएट या तो डायरेक्टली खुद कुछ इस तरह की चेंजेस करवा देते हैं जिसकी वजह से पीसीओस हो जाए, यानी हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर इसकी वजह से आपके पास वेट गेन होगा और वेट गेन विल लैड टू हार्मोनल इम्बैलेंस, और उसकी वजह से आपके पास पीसीओस होते हैं। पीसीओस के लिए जो हमेशा एक खास बात होती है वो यही होती है कि वेट गेन उसका रिस्क फैक्टर होता है, कि आप अगर अपने वेट को कंट्रोल करोगे तो आपके पास सारे ये हार्मोनल इम्बैलेंस भी कंट्रोल हो जाते हैं, और वो सारा जो बेसिकली प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती हैं वो भी सब साइड हो जाती हैं। सो वैल्प्रोएट भी उसी चीज़ को ट्रिगर करती है कि वेट गेन करवा रही होती है। Moving towards the next PCQ, the first generation antipsychotics are replaced with the second generation as the former. बेसिकली फर्स्ट जनरेशन देने के जो नुकसानात होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा पैरामाइडल सिम्टम्स कॉज करवा रहे होते हैं, यानी पार्किंसंस लाइक सिम्टम्स कॉज करवा देते हैं। दैट्स वाई इन्हें जो है अब रिप्लेस कर दिया गया है विद द सेकेंड जनरेशन, बिकॉज सेकेंड जनरेशन जो होते हैं ना वो स्पेसिफिकली डोपामिन रिसेप्टर के उस मतलब D2 रिसेप्टर को जाके ट्रिगर नहीं कर रहे होते, वो ऑल्टरनेटिवली करते हैं, यानी साइकोसिस का भी सिम्टमिक रिलीफ करवा रहे होते हैं लेकिन एक्स्ट्रा पैरामाइडल सिम्टम्स भी नहीं करवाते। इनमें जो एडवर्स इफेक्ट आपको मिलता है दैट इज मोस्ट लाइकली मेटाबॉलिक इफेक्ट, जैसे कि वेट गेन। Moving towards the next PCQ, a 28-year-old male brought to the emergency with a high-speed vehicle injury. He is conscious but unable to move his limb. Which is most suitable initial investigation? Basically आप इसमें MRI होल स्पाइन करवा के देखोगे। MRI होल स्पाइन करवाने का मकसद क्या है कि उसको पैराप्लेजिया हो रहा है या आपके पास डायप्लेजिया हो रहा है, तो आप नर्व रूट इंजरीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन आप तब करवाओगे जब पेशेंट की अनकॉन्शियसनेस की हिस्ट्री हो। तो इसमें क्या है कि इसमें इमोबिलिटी की हिस्ट्री है, उसकी नर्व डैमेज, नर्व रूट्स डैमेज हो रही हैं, तो उसमें आप MRI होल स्पाइन करवाओगे। सीटी स्कैन तब होगा जब अनकॉन्शियसनेस की हिस्ट्री आपको मिल रही हो। Moving towards the next PCQ, a 45-year-old male presented to the neurology OPD with complaint of severe facial pain. The pain is sharp, shooting in nature and has been disturbing his sleep for last 2 months. What is the drug of choice? ऊपर ही मैं अभी आपको बता कर आई हूँ ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया और टेम्पोरल आर्थराइटिस का डिफरेंस, जिसमें मैंने बताया था कि जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के पेशेंट होते हैं उनमें पेन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सिवियर होता है, इतना कि वो ब्रश नहीं कर पाते, उनको हवा से भी दर्द हो रहा होता है और उनका जो सोना होता है यानी स्लीपिंग पैटर्न, स्लीप भी डिस्टर्ब हो रही होती है, एंड द पेन इज़ शार्प शूटिंग इन नेचर। सो दिस इज़ ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया और उसकी जो आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है दैट इज़ कार्बामेज़ेपिन। Moving towards the next PCQ, a 50-year-old female, known case of diabetes mellitus, presented to the neurology OPD with a complaint of difficulty in walking, numbness of both feet for 6 months. On examination, dorsiflexion is weak with bilateral absent ankle reflexes, with decreased pain sensation up to mid-chin. What is the most suitable diagnostic test? So this is most likely diabetic neuropathy. कैसे पता चल रहा है कि ये diabetic neuropathy है? Number 1 point, एज और साथ ही साथ डायबिटीज़ की हिस्ट्री। नंबर 2 पॉइंट कि पेशेंट जो है उसे क्या मसला हो रहा है कि डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग यानी गेट डिस्टर्बेंस। नंबर 2 नमनेस ऑफ बोथ फीट, और ये फीट की जो नमनेस है उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया है कि जो सेंसेशन लॉस हो रही है अप टू द लेवल ऑफ मिड शिन तक आपके पास लॉस ऑफ सेंसेशन हो रही है, दैट इज़ ग्लव एंड स्टॉकिंग सेंसेशन लॉस। साथ ही साथ ए रिफ्लेक्सिया हो रहा है। दीज ऑल आर क्लासिकल फीचर्स फॉर द डायबिटिक रेटिनोपैथी, और इसमें हम करवाएंगे नर्व कंडक्शन स्टडीज़, यानी नर्व कंडक्शन स्टडीज़ या EMG करवा कर आप देखेंगे कि आपकी नर्व फंक्शनिंग किस तरह से अफेक्ट हो रही है इसमें।
Then moving towards the next BCQ, that is the last BCQ of this modular exam, that is, which of the following type of damage injury to the spinal cord increases or result into Brown-Séquard syndrome? So the answer is B, hemisection. ब्रोन-सैकवर्ड सिंड्रोम क्या होता है आपके पास, ये हेमी सेक्शन हो जाती है ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इसकी जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है दैट इज़ द फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बाय अ बुलेट और स्टेप वॉन्ड, या फिर कोई एक्सपेंडिंग ट्यूमर भी इसको हेमी डाइसेक्ट कर सकता है। नाउ इससे रिलेटेड ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी। अब क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड ना हेमी डाइसेक्ट हो गई है, उसमें आपके पास जो सारे ट्रैक जा रहे थे वो भी आपके पास डैमेज हो जाएंगे। सो किस तरह से प्रेजेंट करता है ये सिंड्रोम, इप्सीलैटरल स्पैस्टिक पैरालिसिस हो रही होती है बिकॉज ऑफ द कॉर्टियोस्पाइनल ट्रैक्ट, लॉस ऑफ टेक्टाइल discrimination ipsilateral side पे due to the damage to the posterior column and proprioception will also be lost। जबकि contralateral side पे जो symptom आता है that is the loss of temperature and pain due to damage to spinothalamic tract, यानी जब स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होगी तो एप्सिलैटरल साइड पे स्पास्टिक पैरालिसिस मिलेगी आपको, लॉस ऑफ टेक्टाइल सेंसेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन मिल रही होगी, क्योंकि दो ट्रैक जाएंगे, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट एंड पोस्टीरियर कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जबकि कॉन्ट्रालैटरल साइड पे आपके पास स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के डैमेज की वजह से पेन और टेम्परेचर सेंसेशन लॉस हो रही होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूरोसाइंस रिलेटेड BCQs। इसमें हमने मॉड्यूलर एग्जाम से रिलेटेड सारे BCQs सॉल्व किए हैं और होप सो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। ब्रीफली जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे उनकी एक्सप्लेनेशन जो बताई है उससे आपको हेल्प हुई होगी। अगर आपने अभी तक ब्रेन बूस्टर मेडिकोस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें एंड जज़ाकल्लाह।